मैं हूं आपके साथ विपुल पांडे। आपको बता दें कि कुपोषण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इसी को लेकर वीएन न्यूज ने एक मुहिम छेड़ रखा है। कुपोषण के खिलाफ वीएन न्यूज की ये मुहिम है। ये लोगों तक पहुंचना चाहिए कि कुपोषण से कैसे बचा जाए, कुपोषण से क्या बचाव के उपाय हैं और जिस तरीके से कुपोषण के मामले सामने आ रहे हैं इससे कैसे बचा जाए। आपको बता दें कि अभी हम इस मुहिम में आपको बता दें कि कई डॉक्टरों को शामिल कर, कई एक्सपर्ट को शामिल करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कुपोषण के लक्षण क्या है, कुपोषण से बचा कैसे जा सकता है और तरह तरह की जो बातें हैं, लोगों के मन में तरह तरह के सवाल हैं। इन सब चीज़ों को लेके आपको बता दें कि लोगों के मन में बहुत सी बातें चलती हैं। इन्हीं सब चीज़ों को लेकर आज के हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर निकी डबास, रितेश भाटिया और आपको बता दें कि निकिता शर्मा जी। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आवाज आ रही है हमारी आप तक? हाँ जी विपुल जी, आपकी आवाज आ रही है जी। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा सबसे पहला ये सवाल है कि कुपोषण के जो मामले बढ़ रहे हैं चिंता का विषय है और अगर बात की जाए तो स्थिति इस वक्त जो है बेहद गंभीर दिखाई दे रही है। तो सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया कि आगे इसके बारे में आप क्या, मतलब आपकी जो संगठन है वो क्या करेगी? विपुल, अगर हम इस मुद्दे को राष्ट्रीय नजरिए से देखें तो इसके 4 प्रमुख कारण हैं। सबसे पहला पॉवर्टी, दूसरा पावरलेसनेस, तीसरा पॉपुलेशन और चौथा पॉलिटिक्स। तो ये जो 4 पी हमारे हैं, सबसे पहले कारण पे अगर हम जाएं तो वो है पॉवर्टी। गरीबी इंसान को ना शिक्षा लेने देती है, ना परिवार नियोजन की तरफ सोचने देती है और ना ही साधन संपन्न होने देती है, जिसकी वजह से इंसान पूरी जिंदगी अपने उन्हीं लिमिटेड से रिसोर्सेस को असेंबल करने और यूटिलाइज करने में लगा रहता है। और सबसे बड़ा कारण आज हमारा कुपोषण का यही है। दूसरा है पावरलेसनेस। लोगों के पास अगर गरीबी है, लोग गरीब हैं, निम्न आय वर्ग से संबंधित हैं, जिनका रोजी रोटी पूरा नहीं हो रहा है, जिनके मूलभूत आवश्यकताएं पूरी नहीं हो रही हैं, उनको एक तरह से हम कहेंगे वो पावर से बहुत दूर हैं। उन्हें, उनके मस्तिष्क को और उनके शरीरों को दूसरे लोग इस्तेमाल करते हैं एज ए मानव संसाधन के तौर पर, और वो स्वयं पावरलेसनेस होने के कारण अपने मानसिक क्षमता का भी सही उचित प्रयोग नहीं कर पाते हैं अपने जीवन स्तर को अच्छा करने के लिए। फिर आगे चल के ये एक विशेष साइकिल से कनेक्ट होता है कि जैसे साधन नहीं होंगे तो उत्पादन कैसे खरीदेंगे, कैसे अपने खाद्य पदार्थों की आवश्यकता की पूर्ति करेंगे, तो बच्चों को वैसे ही भोजन नहीं मिलेगा, तो यहाँ भी कुपोषण का एक आधार तैयार हो जाता है। तीसरा हमारा आता है पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स अगर हम देखें तो बहुत हद तक राजनेताओं के, राजनीति के हाथ में ये शक्ति होती है कि वह समाज के, देश के उपलब्ध संसाधनों का सही आवंटन करें और जो एक आय का वितरण है वो इस तरीके से हो कि उसका केंद्रीकरण बहुत ज्यादा अमीर लोगों में या मध्यम उच्च वर्ग के लोगों में ना हो, गरीब तबके तक उसकी लिक्विडिटी बनी रहे। और हमारा जो चौथा मेन कारण था वो था पॉपुलेशन, जिसपे मैं कल भी इस पे जिक्र कर चुकी थी कि पॉपुलेशन को अगर हम कंट्रोल कर पाते हैं सरकारी नीतियों के माध्यम से या सामाजिक शिक्षा के माध्यम से, तो भी परिवार अधिक शिक्षा प्राप्त करेगा, अपने लिए अधिक संसाधन जुटाएगा और परिवार के आर्थिक, भोजन संबंधी, वस्त्र संबंधी और जितनी भी आवश्यकताएं हैं एक जीवन को व्यतीत करने में, उन सभी आवश्यकताओं को भली भांति पूरा कर सकेगा और एक अच्छा शरीर जी सकेगा, जिसकी वजह से भी हम विभिन्न शरीरों से कुपोषण खत्म कर पाएंगे। तो अगर हम एक बड़े नजरिए से एक राष्ट्रीय स्तर पे देखें तो हमें इन चारों कारणों पर ही ध्यान देना होगा। हमारे समाज को शिक्षित करना होगा, पॉपुलेशन को सीमित रखना होगा, क्योंकि देश के संसाधन भी बहुत सीमित हैं, जिसमें हम अगर सारे ही जल संसाधन, खाद्य संसाधनों पे बात करें या मानव संसाधन, हम मानव को संसाधन तब मानते हैं जब वह किसी काम को करने के लायक है। सिर्फ गिनती बढ़ा देने से व्यक्ति विशेष का समाज संसाधनों में कन्वर्ट नहीं होता। और दूसरा हमारा जो पॉलिटिक्स का जो पार्ट रहता है वो भी समाज के संसाधनों का आवंटन उचित स्तर पर सभी लोगों के लिए ऐसा हो ताकि न्यून आय वर्ग से लेकर उच्च आय वर्ग तक को सभी सुविधाएं इस तरीके से मिले जिससे उनका जीवन स्तर एक कम से कम भी एक लेवल पे बना रहे, जिससे उनको शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी और भोजन संबंधी आवश्यकताएं समय पर पूरी होती रहे। जी मैम। रितेश भाटिया जो कि समाज सेवी हैं, सर आपसे मेरा ये सवाल है कि गरीबी और कुपोषण का जो है मामला
एक तरीके से देश इससे छूता नहीं है, इस पर आप क्या कहेंगे? गरीबी से और सरकार जी से कुछ लेना देना नहीं है, मैं मानता हूं तब तक ये कुपोषण ज्यादातर के बड़ों में नहीं है, छोटे बच्चों में ज्यादा रहता है, छोटे बच्चे में, क्योंकि वो लोग जंक फूड पे लगे हुए हैं। आज जो हमारा प्राकृतिक खाना है वो नहीं खाते, वो जंक फूड में जैसे ब्रेड से लेके पाव है, पाव के आइटम है खाते हैं, बाहर की आइटम है खाने में लगे हुए हैं। उस वजह से बोल सकता हूँ कि कुछ कुपोषण है छोटे बच्चों में। बाकी बड़ों में तो गुजरात में ऐसा कोई कुपोषण जैसा अब रहा ही नहीं है, निग्लिजिबल बोल सकते हैं गुजरात में तो, क्योंकि स्कूलों से लेके सरकार सभी तरह से यहाँ की सरकार बहुत सतर्क है। मिड डे मील भोजन से लेके जो स्कूलों में भोजन दिया जाता है वो हर टाइप का दिया जाता है। कभी एक वीक के 7 दिन में कभी खिचड़ी देते हैं तो कभी रोटी देते हैं, कुछ ना कुछ अलग ही रहता है। यानी कुपोषण जैसा स्कूल से लेके कोई, हाँ इंटीरियर एरिया में कुपोषण जैसा होता है, पर सिटी लेवल में जी ज्यादातर ये इश्यू नहीं रहता। रितेश जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी। जैसे मैंने देखा था गुजरात में एक दाहोद क्षेत्र पे मैंने थोड़ा सर्वे किया था, वहां हाँ पे आदिवासी हाँ लोग हाँ। बहुत रहते हैं, तो आदिवासियों में पोषण का स्तर कैसा है? आदिवासियों में मैम पोषण का स्तर बहुत हाई क्लास बोल सकते हो, बोले स्टैंडर्ड बोल सकते हो, क्योंकि वो ही आदिवासी लोग ही प्राकृतिक भोजन करते हैं। सिटी लेवल के तो होटल में ही खाना खाते हैं, और जो रोटी सब्जी खानी हो वो नहीं खाते, वो फास्ट फूड में ही लगे हुए हैं। मतलब आपका कहना यह है कि यदि हम प्राकृतिक भोजन की ओर दोबारा से प्रस्थान कर लें तो शायद हमारा हाँ हाँ, स्वास्थ्य, हमारा 101% फ्यूचर अच्छा हो कुपोषण पाएगा। निकल जाएगा मैम। हाँ हाँ, प्राकृतिक भोजन की तरफ अगर हम लोग कुछ ऐसा करें कि प्राकृतिक भोजन करे और करवाए, छोटों से छोटे बच्चे से लेके बूढ़े बुजुर्ग तक, तो ये कुपोषण निकल जाएगा मैम। तो हमारा आग्रह है आपसे पोषण एवं प्राकृतिक स्वास्थ्य विज्ञान संघ की ओर से कि कृपया करके किसानों को समझाइए, और जो इंडस्ट्रीज फूड पैकेजिंग में, मैन्युफैक्चरिंग में, प्रोसेसिंग में और आगे डिस्ट्रीब्यूशन में हैं, वो लोग खाने हाँ, में कम से कम वो प्रयास केमिकल्स करेंगे मैम। दें। हम हमारी एनजीओ से भी प्रयास करेंगे, और मैं खुद जो मेरा ग्रुप सर्कल है, मैं हमेशा प्रचार करता हूँ कि आप प्राकृतिक की तरफ रहे और वही भोजन करें, क्योंकि ये दाहोद गुजरात तो खेत प्रदेश देश है मैम, पूरा ही खेती बिल्कुल पे सर। निर्भर करता है। सबसे ज्यादा आदिवासी प्रदेश बोलते हैं इसको, ट्राइबल विस्तार है मैम। जी सर। जी सर, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि आखिर जिस तरीके से जो मसाले वगैरह होते हैं, फास्ट फूड की बात की जाए तो उसमें बहुत से केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है, और यहाँ तक कि कुछ गंदगी भी मिला के बेची जाती है। तो इस पर आपकी एक प्रतिक्रिया चाहेंगे सर? ये क्या है, ये मामले में मैं ये सब बोल सकता हूँ कि इसमें सरकार को कुछ प्रोविजन डालना चाहिए। जैसे बीच में मैगी बंद हुई थी, तो मैगी बंद होने के 2-3 महीने के बाद वापस जैसे थे एज इट इज कंडीशन में वापस मैगी, आज इजीली खाना बनता है तो क्या है, मैगी या फिर ब्रेड पाव, यही है। जी जी। डॉक्टर रितेश, निकिता जी मैं इस हमारे पे कुछ साथ। कहना चाहूंगी कि जी आज जी अगर एक दुकान किसी की बंद होती है या एक ब्रांच खत्म होती है तो दूसरी कोई दुकान शुरू कर लेता है। जैसे नेस्ले की हाँ, मैगी कर में देता है मिलावट मैम। निकली थी, तो मैम क्या किया था, सभी बाबा जगह रामदेव पे जी ने ऐसा है। भी मैगी निकाली थी, और सेम कंटेंट वो रामदेव जी की मैगी में भी थे, बट ही इज क्लेमिंग दैट दिस मैगी इज कंप्लीटली हेल्दी, मेड अप ऑफ आटा। लेकिन ये बाद में क्या है जब मैम, सर्वेज बंद आए होना तो चाहिए तो मिलावट सभी का। उनमें भी थी। इस- इसमें मैं इतना ही बोल सकता हूँ कि बंद होना चाहिए तो मैगी का हर जगह से, हर कंपनी का प्रोडक्ट बंद होना चाहिए। बाबा रामदेव की चालू रहे और दूसरी बंद रहे, या बाबा रामदेव की बंद हो जाए और दूसरे की चालू कर रहे, ऐसा नहीं होता मैम। मैगी यानी मैगी, उसमें एक ही बनावट होती है मैम। बिल्कुल सर। और स्ट्रीट फूड पे आप देखते हो तो कि एमएसजी कितना मिलावट होता है, टेस्ट एनहांसर्स हाँ कितने मिलावट होते हैं, कलर्स एंड प्रिजर्वेटिव्स, एक लंबी चेन है, लिस्ट है, जिसके मतलब लिमिटेड एक्सटेंट तक डालने का। जैसे अभी आप दूध का देखो, जो पैक दूध होता है या लस्सी होता है, उसमें मेलामाइन की कंटेंट कितनी ज्यादा है, जिससे किडनी पेशेंट्स बढ़ रहे हैं। लेकिन आप सोचिए, एक पैकेट में
आधा लीटर के एक पैकेट में अगर हम कहें कि 5% मेलामाइन परमिटेड है, लेकिन अगर वो एक ही बंदा दिन में 3 बार थैली पी रहा है तो 15% वो अपनी डाइट का मेलामाइन पी रहा है, जिससे किडनी स्टोन्स नहीं होंगे तो क्या होगा? तो सही सर है। ये चीजें थोड़ा ये सा मिलावट सोचने भी लायक बंद है होनी और हमें चाहिए मैम। बिल्कुल सर। ये मिलावट बंद होनी डॉक्टर निकिता जी, चाहिए। और आपसे मेरा ये सवाल। जितना जी जी, बताइए बताइए, आप अपनी बात रखिए, आप अपनी बात रखिए। ये मिलावट भी बंद होनी चाहिए मैम। इसके लिए भी आप कुछ ऐसा करो सरकार तक, ये आप आवेदन दो या क्या दो, किस तरह बंद करवाओ। पर ये जो मिलावट है ना, जो शॉर्टकट में बनती है, वैसी चीज में हमेशा कुछ ना कुछ मिलावट होती है, तभी जाके इतना जल्दी पकता है खाना। जी सर। कौन से ये जी फूड के पैकेट रहते हैं, जैसे वेफर है, बाजार की वेफर है, कुछ ना कुछ आइटम तो इतनी बल्क आइटम में जो तले जाते हैं, तो वो नेचुरली ऐसा तो है नहीं कि वो शुद्ध तेल से तला जाता होगा। वो कुछ ना कुछ मिलावट से ही तला जाता होगा। कोई शेंग तेल से तलने वाला नहीं होता। कोई भी कंपनी का प्रोडक्ट आप बोलते हो ये सरसों का तेल है, ये वो निकासी तेल भी हो सकता है मैम, कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल सर। डॉक्टर निकिता मैम, आपसे मेरा सवाल है कि कुपोषण के मामले जो बढ़ रहे हैं, और बच्चों की देखभाल कैसे करें, क्यों, कैसे कुपोषण से बचा जा सकता है, इस पे आपकी प्रतिक्रिया चाहेंगे। सबसे पहले कुपोषण का जो मेन रीजन है ना, ये है अशिक्षा, यानी कि अनएजुकेटेड पर्सन, लाइक बहुत से लोगों को फूड के बारे में नॉलेज नहीं होती है कि किस तरह का फूड खाने से हमारी बॉडी को फायदा होगा, कौन सी फूड खाने से नुकसान होगा। इसीलिए जो एडोलेसेंस हैं या कॉलेज गोइंग जो गर्ल्स हैं, बॉयज हैं, या जैसे माँ बाप हैं, वो जैसा मैम ने अभी बताया कि मार्केटिंग फंडा होता है, मैगी को किसी दूसरे नाम से बेच दिया, तो इसी तरीके से मार्केटिंग फंडा अपना के लोग जो है अनएजुकेटेड कर रहे हैं लोगों को, ब्रांड के लिए प्रेरित कर रहे हैं। तो इन चीजों को हम लोग को बढ़ावा नहीं देना होगा। लोगों को लोकली फूड जो खाते हैं, लोकली ग्रोन फूड, जैसे हमारे आसपास जो खाने की चीजें हैं उनको खाना चाहिए। जो हमारे ट्रेडिशनल चीजें हैं उनको अपने खाने में लेके आना चाहिए। तो इससे हम काफी हद तक कुपोषण की समस्या को खत्म कर सकते हैं। साथ में स्कूलों में कैंप लगाने चाहिए, जैसा कि हम लोग अपने जो NNHS टीम के द्वारा कभी कभार करते हैं कि कैंप लगा के लोगों को शिक्षित करना कि क्या चीजें जो है खाने के लिए अच्छी होती हैं, क्या बुरी होती हैं, और क्या चीजें हम लोग इजीली अवेलेबल करा सकते हैं बच्चों के बीच में। जैसे मिड डे मील में अगर हम सिर्फ खिचड़ी ही दे रहे हैं तो उसके साथ और क्या इकोनॉमिकल फूड प्रोवाइड कर सकते हैं, ये भी बहुत जरूरी है लोगों को शिक्षित करना। क्योंकि जरूरी नहीं है कि कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करने के लिए ऑलिव ऑयल ही खाया जाए या पैकेज्ड बिल्कुल बहुत सुंदर सा दिखने वाला पैकेज्ड ऑयल ही यूज किया जाए। वो हम पास के किराने वाले के पास जाके सरसों का तेल भी लेके आ सकते हैं, उससे भी कोलेस्ट्रॉल लेवल काफी हद तक बैलेंस्ड रहता है। तो इससे हमारा जो है लोकल फूड भी है, उसको भी बढ़ावा मिलेगा, हमारी जो हेल्थ है वो भी ठीक होगा। बट हम लोग जब पैकेज फूड की तरफ जाते हैं तो वो हमारे इंटरनेशनल ब्रांड को बढ़ावा देते हैं और हमारी कंट्री की इकोनॉमिकल सिचुएशन को भी कंट्रोल करने नहीं देते हैं। तो इसके लिए हमें लोकली फूड को ही आगे प्रमोट करना चाहिए और लोगों को शिक्षित करना चाहिए कि सही फूड क्या है। जी निकी मैम, मेरा आपसे अगला सवाल है कि एक तो कुपोषण का ये मामला बढ़ रहा है, सरकार को ये भी पता है कि आजकल जो लोगों को चाउमीन वगैरह में स्वाद बढ़ाने के लिए एक अजीनोमोटो, जो कि आपने पिछली बहस में हमें बताया भी था, इसका क्रेज बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। इसको धीमा जहर के नाम से भी जाना जाता है। तो क्या इस पे सरकार को कड़े कदम नहीं उठाने चाहिए? सर डेफिनेटली इस पे कड़े कदम उठाने चाहिए। अजीनोमोटो एक टेस्ट एनहेंसर का काम करते हैं, इट्स अ काइंड ऑफ सॉल्ट, और ये हमारी आर्टरीज, ब्लड वेसल्स को काटने का काम करता है बेसिकली। तो हमें अजीनोमोटो की रोकथाम के लिए सरकार को एक कड़ा संज्ञान लेना चाहिए और समाज के
कुपोषण खत्म करने के लिए इसको जरूरी है कि सरकार इस पे कड़े कदम उठाए और एक ऐसा कानून बनाए जिसमें अजीनोमोटो और इससे रिलेटेड जैसे जो भी डेंजरस पॉइजन्स हैं जिन्हें हम प्रिजर्वेटिव्स के तौर पे या केमिकल्स के तौर पे या कलर्स के तौर पे फूड में यूज करते हैं, उनको भी बैन कर देना चाहिए। दूसरा, एक मैं आपके माध्यम से एक चीज कहना चाहूंगी कि जब हम नस्लों की बात करते हैं तो हम गाय, भैंसे, कुत्ते, अपने आसपास के सभी जीवों की नस्लें तो देख लेते हैं, जबकि घर में पौधे भी लेके आते हैं तो उनकी भी नस्लें चेक करते हैं। लेकिन इंसान अपने बारे में ये भूल जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति के शरीर की बनावट उस भौगोलिक क्षेत्र में मिले हुए भोजन और उसकी मिट्टी, उसकी जलवायु, उसका पानी, उसका हवा, हर चीज से मिलके उसका शरीर बना है। तो जैसे उत्तर भारत में रहने वाले लोगों का शरीर वैसा नहीं है जैसा दक्षिण भारतीयों का है, और नॉर्थ ईस्टर्न्स का शरीर ऐसा नहीं है जितना वेस्टर्न्स का है। तो ये लोगों को भी समझना चाहिए कि जो भोजन हम खा रहे हैं, हम दूसरे के कल्चर को फॉलो करके उनको अपने लाइफस्टाइल में एक्वायर तो कर रहे हैं, लेकिन उसका हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ रहा है ये कोई सोचना नहीं चाहता। मानते हैं कि 19-20 वेरिएशन चल जाती हैं, लेकिन अगर खाने में हम बिल्कुल ही अपना लाइफस्टाइल चेंज कर देते हैं, जैसे उत्तर भारतीय लोग या संपूर्ण भारत के लोग पूरी तरह से वेस्टर्न कल्चर को अगर खाने के लिए पूरा अडॉप्ट कर लेंगे, तो आप ये देखिए वो बर्गर, पिज्जा, बन और ये अनडाइजेस्टेड जो डाइजेस्ट नहीं होते ऐसे फूड कैसे उन लोगों की जिंदगी में एक नॉर्मल सा लाइफस्टाइल लेकर आएंगे। सोचने वाली बात ये है हमारी कि जो भोजन हमारे शरीर भोजन है, जो हमारी भौगोलिक स्थिति में उत्पन्न हुआ है, जो हमारा क्षेत्रीय भोजन है, और जो भोजन हमें हमारे मौसम के अनुसार मिलता है, तो अगर हम इन चीजों को समझ पाएंगे तो शायद हम अपने शरीर को ज्यादा स्वस्थ रख पाएंगे। अब एक छोटी सी बात मैं आपको समझाना चाहती हूँ। जैसे एक उत्तर भारत का व्यक्ति अगर सडनली तमिलनाडु या कर्नाटका जाके शिफ्ट हो जाता है, तो बहुत दिन तक तो उसका डाइजेस्टिव ट्रैक ही उसको सूट नहीं कर पाता उस भोजन को। तो अल्टीमेटली क्या होता है कि उसे डायरिया या कॉन्स्टिपेशन या स्टमक डिस्ट्रक्ट होने लगते हैं, और वो जो डिस्कम्फर्ट उसको हो रहा है उसकी वजह से वो बीमार होने लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं पूरी बॉडी उसमें इन्वॉल्व है। सेम इसी तरह आज जो हमने पिछले 7-8 साल में देखा है, एक बूम आ गया है वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करने का, जिसकी वजह से हमारे देश भर के डाइटिशियन ऐसा फूड लिखते हैं जो हमारी कंट्री का है ही नहीं। अगर किसी को ब्लड डेफिशिएंसी है तो उसको विटामिन सी के लिए लिखेंगे वो कीवी। यहाँ के नींबू में क्या कमी है, यहाँ के अमरूद में क्या कमी है, यहाँ के बाकी फलों में क्या कमी है जो विटामिन सी उसको नहीं मिल रहा कि उसको ऑस्ट्रेलिया कीवी लेने जाना चाहिए। या हम किसी फ्रूट के इंपोर्ट को क्यों बढ़ाएं? मतलब जो हमारा संतरा 40 रुपए किलो मिल जाता है और उससे 5 गुना ज्यादा विटामिन सी दे रहा है, तो हम वो कीवी खरीदने के लिए ऑस्ट्रेलिया को फोर्स क्यों करें कि वो अपना एक्सपोर्ट बढ़ाए और हम पे इतनी सारी टैक्सेस, ड्यूटीज बढ़ा के हम उस फल को मतलब उससे 4 गुना ज्यादा कीमत पर खरीदें। तो ये हमारे देश के लोगों को भी समझना होगा कि अपने धन का सही उचित प्रयोग करें, और हमारे डाइटिशियंस को भी समझना होगा कि आप मूर्ख ना बने और ऐसे अपने लोकल फल सब्जियों को प्रमोट करें जिससे हमारे लोकल लोगों की हेल्थ अच्छी रहे, ताकि आपके व्यवसाय में, आपके प्रोफेशन में लोगों का विश्वास बढ़े, ना कि वो ये सोचे इस डाइटिशियन को तो पता ही नहीं है, कीवी तो मुझे पचता ही नहीं है, मेरे मुंह में छाले हो जाते हैं, रैशेज हो जाते हैं। कई बार ऐसा, जैसे आपने आजकल ड्रैगन फ्रूट मार्केट में बड़ा देखा होगा, बड़ा प्यारा सा फल है, और आजकल हर हॉस्पिटल में ड्रैगन फ्रूट रिकमेंड किया जाता है, जबकि ये बहुत रेयर लोगों को सूट करता है क्योंकि ड्रैगन फ्रूट हमारी कंट्री का नहीं है। इसी तरह से अब ये न्यूट्रिशन रिच है, डेफिनेटली वो किसी ना किसी कंट्री का प्रोडक्ट है और उस कंट्री के लोग उसको सालों से खा रहे हैं, उनका जेनेटिक फॉर्मेशन उस पर्टिकुलर फूड प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग इवॉल्व हो चुका है। लेकिन हमारी कंट्री के लोग अभी तक भी अपनी जड़ों से जुड़े हुए हैं, थोड़ा बहुत वो कहते हैं ना देसी तिलहन खाते हैं, अनाज खाते हैं, अपनी दालें खाते हैं, अपने एरिया में उगाए हुए फल फ्रूट खाते हैं। तो जिस मिट्टी में हम पैदा हुए हैं, हमारे जेनेटिक जो है कोड्स हैं वो उसी से जुड़े हुए हैं। अगर हम सडनली इसमें कुछ नया इंट्रोड्यूस करते हैं तो कभी कभी रिएक्शंस भी आते हैं, और ये डेफिनेटली। लेकिन हमारे खाद्य एवं पोषण विशेषज्ञों को जानकारी जमीनी स्तर पे अपने समाज को देनी चाहिए, और हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए कि समाज में जो पैसा है,
जो संसाधन है, जो भी किसी प्रकार के संसाधन है, चाहे वो हमारी जमीन है, चाहे वो हमारी जलवायु है, चाहे हमारे मानव संसाधन है, चाहे हमारा आर्थिक संसाधन है, उन सब का प्रयोग हमारे समाज के विकास के लिए होना चाहिए। आज आप देख रहे हो समाज के 80% लोगों का पैसा उनके इलाज में जा रहा है, तो वह कहां से सामाजिक विकास करेंगे? मैं लोगों को सलाह देती हूँ कि जितना पैसा आप इंश्योरेंस में, हेल्थ इंश्योरेंस में डाल रहे हो, उतना पैसा आप अपने स्वास्थ्य पे लगाइए। डेफिनेटली आप एक शारीरिक और तंदुरुस्ती के साथ जीवन जिए। उस तंदुरुस्त जीवन के साथ आप ना सिर्फ अपना आर्थिक स्टेटस अच्छा करेंगे, अपने परिवार को ज्यादा से ज्यादा वक्त देंगे और अपने किसी भी काम को, चाहे आप प्राइवेट बिजनेस करते हैं, कोई नौकरी करते हैं, पूरी तरह से आप अपना शरीर और मस्तिष्क उस काम को देंगे, जिससे डेफिनेटली आप पैसा भी ज्यादा कमाएंगे। तो बहुत सारी चीजें हैं जो समाज को एक सही दिशा के साथ सोचना चाहिए। आज हम कमाते किसके लिए हैं? हेल्थ इंश्योरेंस में पैसा डालने के लिए, दवाइयां खरीदने के लिए, हॉस्पिटल्स में एडमिट होने के लिए। आप जान के हैरान हो जाएंगे, कुछ ऐसे लोग भी मुझसे मिले हैं जो ये कहते हैं मैम 5 लाख की इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी, 3 साल हो गए, कुछ एडमिट ही नहीं हुआ, अभी क्या करूं, कहाँ मतलब कैसे यूटिलाइज करूं इसको। तो ऐसे सपने समाज ना देखे, क्योंकि ये तो खैर उच्च आय वर्ग के शोषण हो गए, लेकिन एक बड़े जो तबके गरीब के लोगों को मैम यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक बड़े तबके के लोगों को जब कोविड आया था तो आपने एक दवाई का नाम सुना होगा, डोलो का, वो काफी तेजी से चर्चा का विषय बना हुआ था। सर डोलो कोई एंटीवायरल दवाई नहीं है। खैर मेरा तो केमिकल मेडिसिन से कोई मेरी प्रैक्टिस का या मेरी कंसल्टेशन का कोई लेना देना नहीं है, बट डोलो कोई ऐसी एंटीवायरल ड्रग नहीं है जिसे हम वायरल डिजीज में या इन्फेक्शन में रिकमेंड करें। इसे एंटीपायरेटिक माना जाता है, पेन किलर की तरह लोग यूज करते हैं। इसका अर्थ सिर्फ इतना है कि शरीर में अगर कोई बॉडी एक है, कोई फीवर है, तो उसमें इस संबंध में इसको रिकमेंड किया जा सके। तो ये तो हम जैसे साधारण लोग भी जानते हैं। तो सिंपल सा लॉजिक है कि बहुत सारी चीजें हैं जो समाज में गलत होती हैं और वो बड़े स्तर पे होती हैं, लोग उसको पहचान नहीं पाते। बिल्कुल बिल्कुल। तो सही अवेयरनेस ही किसी बीमारी का उपचार में, जो भी किसी भी प्रकार का खान पान, क्योंकि आपका शरीर ही है जिसमें आपका दिमाग और आप बसते हो, आप जिंदा रहते हो। अगर इस शरीर में कुछ भी उठा के भरते जाओगे तो कुपोषण होगा ही होगा। जैसा कि मैं भी एक छोटी सी लाइन में कहना चाहूंगी, हम आज ये मर्यादा तय नहीं कर पा रहे हैं, वो दायरा तय नहीं कर पा रहे हैं, सब कुछ समझते हुए हम जहर तो नहीं उठा के खा लेते सर। हमें पता है कि ये नॉन न्यूट्रिएंट है, ये कार्सिनोजन है, ये कैंसरस है, ये डेंजरस है, ये जहरीला है, ये पता होता है, लेकिन फिर भी हम उसको नहीं खाते ना। बिल्कुल। दूसरी बात ये है, जैसे गुटखा है, सिगरेट है, पान मसाला है, तंबाकू है, हुक्का है, बीड़ी है, इस बहुत सारी चीजें, अल्कोहल है, कितना लंबी लिस्ट हो जाएगी अगर मैं इन सबको गिनूं तो। फिर भी लोग खा रहे हैं क्योंकि उनके दिमाग को एक सुकून मिल रहा है, वो थोड़ी देर के लिए पेन किलर का काम कर रहा है। क्योंकि सॉरी टू इंटरप्ट यू, इसमें आप और भी जोड़ लीजिए, कोक है, और ये जो जूस के नाम पे लोग पैकेज जूस देते हैं, वो भी एक तरह का, अगर ये लोग निकिता, अगर ये लोग पैकेट को खोल के जूस पीना शुरू कर दें, पैकेट को खोल के जूस पीना शुरू कर दें, तो कोई भी नहीं पिएगा। ये क्या करते हैं, उस बंद पैकेट में कैसी स्ट्रॉ की कीप डाल देते हैं, उस स्ट्रॉ से पता नहीं चलता उनके अंदर क्या जा रहा है, सिर्फ एक मीठा टेस्ट, एक फ्लेवर है, और उसी फ्लेवर को वो पीते ही 3 घंटे बाद सभी ठंडे पीने भी आ गए मैम इसमें सभी तरह के ठंडे पीने भी आ गए, जो सस्ते वाले भी है, जो महंगे वाले भी है, सभी आ गए मैम इसमें। बिल्कुल सर। तो इन चीजों के लिए अवेयरनेस बहुत जरूरी है, और मैं इतना ही कहना चाहूंगी विपुल कि सबसे पहले हमें गरीबी खत्म करनी है, लोगों को शिक्षित करना है, फिर हमारी पॉलिटिकल पावर सही दिशा में जाए, क्योंकि वोटर तो हम ही लोग हैं। हम जिस नेता को चुनते हैं, कम से कम हमारा लोकल नेता होना चाहिए। बहुत सारे मुद्दे ऐसे होते हैं कि कहीं का बंदा होता है, कहीं से इलेक्शन जीत जाता है, उसे कोई मतलब ही नहीं है क्षेत्र में विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा। एंड मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि गुजरात ने हमेशा ही अपने लोकल लोगों को प्रमोट किया है, और आज गुजरात एक नए आयाम छू रहा है, और बहुत जल्दी ही गुजरात से हम कुपोषण को जल्द खत्म कर देंगे, ऐसा मेरा विश्वास है।
क्योंकि मैंने आंकड़े देखे हैं, तकरीबन 36% से ज्यादा रिकवरी हुई है कुपोषण के केसेस में। जी मैम। रितेश जी, मेरा मैम हमारी आपसे सरकार सवाल बहुत है सतर्क रहती है इस कि मामले जहाँ में। पे जी 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 आप अपनी बात रखिए जी। मैम और विपुल भाई, आपको बता दूं, गुजरात में कुपोषण हो या किसी भी चीज की झुंबेश लेनी हो तो गुजरात की सरकार हमेशा सतर्क ही रहती है। हमारी गुजरात की जी सरकार को देख के राजस्थान है, यूपी सरकार है, सब उनकी कॉपी करते हैं। मैम हमारी सरकार ये मामले में कुपोषण हो या फिर गरीबी की हो, हर चीज में आगे ही रहती है। मैम बिल्कुल रितेश जी, जिस समाज में ज्यादातर वहीं के क्षेत्रवासी लोकल लोग रहते हैं, वहां उस समाज के बारे में सोचा जाता है, उसकी तरक्की और उसके सही है स्थायित्व मैम। को बनाए रखा जाता है। अब जैसे मैं हाँ मैम। दिल्ली की बात करूं, मैं बिना बोले रह नहीं सकती जब मेरी दिल्ली का जिक्र आता है कि यहाँ ज्यादातर हाँ लोग बाहर से आए हैं और बिल्कुल उन लोगों सही को है। दिल्ली से कुछ नहीं है, अपना रोजी रोटी कमाते हैं, निकल जाते हैं। लेकिन अगर वो भी इसे अपना समझे, अपनी आजीविका समझे, अपना घर समझे, तो जी शायद दिल्ली इतना तरक्की कर सकती है। यहाँ पे बेतहाशा दिमाग है, बेतहाशा बिल्कुल कहते हैं ना मानसिक संसाधन है, लोगों के पास दिमाग है और एक कहते हैं ना कुछ हासिल करने की तड़प लगातार बनी रहती है। यही इंसान को और समाज को तरक्की करने में मदद करती है। सही है मैम, सही है। लोकल ही नेता होना चाहिए मैम, हर क्षेत्रों में अपना खुद का ही नेता होना चाहिए, हमारे गांव का ही होना चाहिए। जैसे मैं अभी दाहोद में हूँ और दाहोद का नेता ना हो और किसी राजकोट से आया हुआ तो उसको कुछ पता नहीं चलता। मैम लोकल स्थायी नेता होना चाहिए। बिल्कुल रितेश जी। निकिता, आपके हरियाणा का क्या स्तर है पोषण को लेके और सामाजिक परिवेश को लेके? यहाँ पे काफी हद तक चीजें काफी नेचुरल मिल जाती हैं, क्योंकि जो हरियाणा से सटे हुए गांव है, रेवाड़ी है और आपका भिवाड़ी है, यहाँ पे खेती अच्छी होती है। बट वही सेम चीज आती है कि सारी चीजें करने के बाद भी किस तरह का केमिकल यूज हो रहा है खाने में, तो ये भी काफी मैटर करता है। क्योंकि बहुत जगहों पे जैसे लोकली ग्रोन फूड लेते हैं और किसानों को पता नहीं होता है कि उनको मतलब क्या मतलब लिमिटेशंस होनी चाहिए फर्टिलाइजर की, और वो यूज करते जाते हैं। तो वो जो एक जहर होता है ना, वो नेचुरली हम लोग के बीच भी आने लगा है। तो नेचुरल लेने के बाद, लोकली लेने के बाद भी हम लोग काफी इस चीज से अफेक्टेड होते हैं। हालांकि हरियाणा में इधर काफी हद तक तो मैंने देखा है नेचुरल चीजें ही यूज करते हैं। हाइड्रोपोनिक भी काफी इधर तेजी से ग्रो कर रहा है, हाइड्रोपोनिक खेती। तो यहाँ पे तो ठीक है सर, अभी फिलहाल के लिए। आप लोगों जिस तरीके से आपको बता दें कि अगर सही जो है पोषण की अगर बात की जाए तो रितेश जी, मेरा आपसे सवाल है, तो सही पोषण के लिए आप हमारे जो है दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? प्राकृतिक भोजन की तरफ ध्यान दोरे, जो घर का खाना है वही खाए, बाहर का होटल का कौन से तेल से बना हुआ है, क्या कुछ डाला हुआ है, तो घर का खाना ज्यादातर के प्रायोरिटी दे तो ये कुपोषण की मात्रा बहुत कम हो सकती है। हर स्टेट में, हर जिले में, सभी जगह पे सुधर सकती है घर का खाना। जी रितेश जी, जी मैं इस पे ऐड ऑन करना चाहूंगी कि जैसे मैंने पहले कहा था, सबसे पहले हमें अपना उद्देश्य रखना है देश से गरीबी मिटाने का, दूसरा अपने देश की अधिक से अधिक जनसंख्या को शिक्षित करने का, और शिक्षा का आधार सबसे पहले आहार, फिर परिवार और फिर व्यापार। क्योंकि जिसका आहार अच्छा है उसका शरीर तंदुरुस्त है, उसका दिमाग स्वस्थ है, और जिसका परिवार सभ्य है, शिक्षित है, सक्षम है, उसका व्यापार भी एक दिन सेट हो जाएगा और उसका जीवन स्तर निसंदेह अच्छा होगा। फिर बात आती है पावर की। अगर जिन लोगों के पास थोड़ी सी भी पावर है अपने निर्णय लेने की, तो डेफिनेटली वो अपने परिवार और स्वयं के जीवन को अच्छा ही करेंगे। ये पावर का रोल होता है, ये शक्ति का है, निर्णायक शक्ति का है। और फिर बात आती है राजनीति की। हम राजनेताओं को, अपने क्षेत्रीय नेताओं को भी अपने समाज के फेवर में काम करने के लिए तभी बाधित कर सकते हैं, जिम्मेदार बना सकते हैं। आजकल लोग जिम्मेदारी स्वयं से नहीं लेते, जनता को जिम्मेदारी का एहसास कराना पड़ता है। कहते हैं ना, मुफ्त में मिली तो कोई भी चीज किसी को रास नहीं आती। तो आजकल क्या ट्रेंड आ गया है कि लोग हर 5 साल बाद वोट डाल के आ जाते हैं,
वो भूल जाते हैं कि उनके समाज की तरक्की के लिए उन्होंने नेता चुना है, वो नेता उनका जीवन स्तर अच्छा करे। मैं हमेशा सामाजिक ढांचे को अपने स्वास्थ्य से जोड़ के चलती हूँ। आप इस बात को ऐसे समझ सकते हैं, यदि मेरे आसपास की नालियां पक्की हैं, सड़कें पक्की हैं, साफ सफाई रहती है, तो निसंदेह शरीर को इन्फेक्शंस कम लगेंगे, बीमारियां कम आएंगी। और जो भी भोजन हम खाते हैं, यदि वो भोजन भी स्वस्थ है, उसमें भी पोषक तत्वों की मात्रा अच्छी है, तो हम बीमारियों से आराम से बच सकते हैं, इन्फेक्शन से रिकवर भी कर सकते हैं। तो हमारा सामाजिक ढांचा, जिसे हम संरचनात्मक ढांचा कहते हैं, और जिसकी अधिकतम जिम्मेदारी हमारे राजनेताओं के हाथ में है, हमारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स जो हमें सामाजिक संरचनात्मक ढांचा देते हैं, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है, उनसे भी हम अपना काम समाज का करा सकते हैं। और फिर बात आती है हमारी पॉपुलेशन की। लोग जितने ज्यादा होंगे, उनको मैनेज करना उतना मुश्किल होगा, राजनेताओं के लिए भी और समाज के लिए भी। और जो इंसान अपना परिवार चला रहा है, एक इंसान को 2 बच्चे पालने हैं और एक को 20 बच्चे पालने हैं, तो डेफिनेटली जिसको 2 पालने हैं वो अपना परिवार अच्छे से चलाएगा। तो यहाँ पे हमें जनसंख्या को नियंत्रित रखना है, गरीबी को खत्म करना है, लोगों को शिक्षित करना है, राजनीतिक पावर को सही दिशा में इस्तेमाल करना है। इसी के माध्यम से हम अपना समाज शिक्षित, सभ्य और सक्षम बना सकते हैं। आहार बहुत हद तक इम्पोर्टेंट है शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए, लेकिन ये सारे तत्व समाज से कुपोषण खत्म करने के लिए बहुत ही अहम भूमिका अदा करते हैं। चलते चलते आप मैं सभी का मेरा एक-एक ऐसा कमेंट मानना है चाहेंगे आपके कि पास, जी, जी, बताइए, बताइए। अपनी बात रखिए। मेरा मानना है आप इतनी इतनी नॉलेज रखते हो इस न्यूट्रिशन के बारे में, तो आप गुजरात के मुख्यमंत्री से लेके आप हर एक मुख्यमंत्री के साथ आप पर्सनल मीटिंग करो मैम। जो आपके पास मगज है, जो आप बोल सकते हो, जो आप प्रपोजल दे सकते हो, पॉलिटिशियन से लेके गरीबी से लेके हर चीज में आप पॉइंट टू पॉइंट समझा सकते हो। आप कुछ जो आई कांट एक्सप्लेन, मैं किस तरह बात कर सकता हूँ, आई डोंट नो अबाउट दैट, बट आप जो बोलते हो वो सही है मैम। तो आप एक बार न्यूट्रिशन के चेयरमैन हो ऑल ओवर इंडिया में, तो आप मिलो हर जहां जो स्टेट में न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम है या कुपोषण, आप अपने बिहाफ किसी आपके कोई डेप्यूटी को भेजो, पर मुख्यमंत्री से लेके हर पॉलिटिशियन से मीटिंग करो कि जो एरिया में, जो स्टेट में, जो जिले में कुपोषण की मात्रा के बच्चे बूढ़े जो भी हो, तो उनसे आप मिलो मैम। इससे बहुत फर्क पड़ता है। आपने अगर संपर्क करा हो तो उसके बाद कुछ फर्क ना पड़ो तो हम सीधा पॉलिटिशियन पे आ जाएंगे कि भाई पॉलिटिक्स ध्यान नहीं देती, इसमें राजनीति खेली जाती है। पर आप एक बार मिलो, हमारे गुजरात में मिलो भूपेंद्र पटेल सर जी से, हो जाएगा। और आप कौन मुख्यमंत्री नहीं जानता, और दिल्ली से मिलो केजरीवाल सर से, आप मिलो, आपके मिलने के बाद बहुत कुपोषण की मात्रा कम हो जाएगी, ये मैं मानता हूँ। क्योंकि आप सब जो समझाने में मास्टर हो मैम, आपको मैं समझाने के लिए सैल्यूट करता हूँ मैम गुजरात से। जी रितेश जी, मैं बिल्कुल सहमत हूँ रितेश सर की बात से कि मैम एक्चुअली बहुत वर्क करती हैं, बहुत बहुत ज्यादा ही हार्ड वर्किंग है इस फील्ड में। और इस चैनल के थ्रू मैं ये भी कहना चाहती हूँ, चलते चलते एक आप लोगों से कमेंट है कि अब देश में कोई ऐसी कोई ऐसा घर नहीं बचा है जहां पे कोई एक कैंसर के रोगी ना मिलते हो। तो ये छोटे छोटे आपके कमेंट चाहिए, इस पे क्या कहेंगे आप? कैंसर आज की तारीख में घर घर में जैसे ताव मलेरिया आता है, वैसे हर एक घर में या कुटुंब में एक बंदा कैंसर का मिलता है। इसका क्या रीजन है ये कोई जान नहीं सकता, क्योंकि कैंसर क्या है, अब जैसे वो मलेरिया हुआ, टाइफाइड हुआ, ऐसे हर एक घर में एक कैंसर का मरीज मिलता है। और आने वाले दूसरे 20 सालों में घर घर में 1 से 2 या 2 से 4 कैंसर के मरीज होंगे, ऐसा बहुत तज्ञों का कहना है। कैंसर इतनी भयंकर बीमारी फैल रही है कि आज की तारीख में आप टाटा कैंसर हॉस्पिटल देखो, बड़ौदा में गोरज हॉस्पिटल देखो, हर कैंसर के हॉस्पिटल में दर्दी पूरी संख्या में भरे पड़े हुए, पूरी संख्या में। पता नहीं किस तरह कैंसर फैलता है, पर इसमें भी ये कुपोषण का ही एक कारण हम बोल सकते हैं। इसका मेन रीजन जो होता है, निकी मैम आपका क्या कमेंट है इस पे?
विपुल जी, मैं एक बात कहना चाहूंगी, जैसे कि मैं बार बार बोलती हूँ, खेती में जो हम रसायन डाल रहे हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स, उनको सीमित करना बहुत आवश्यक है। अभी पंजाब ही की रिपोर्ट में पढ़ रही थी कुछ दिन पहले, तो पता चला कि गायों में स्किन में एक लम्प डिजीज आई है, जिसमें गायों की पूरी स्किन में ना लम्प्स पड़ जाते हैं। और मैंने 2 साल पहले एक सर्वे कंडक्ट किया था वेटनरी डॉक्टर्स के साथ, उसमें पता चला था कि हमारे 10 किलोमीटर के दायरे में लाड़पुर रोहिणी एरिया जो है, इसमें 94 काफ, गायों और भैंसों के बछड़े और कटड़े पेट के अंदर ही मर गए थे। तो इसका कारण भी ये था कि जैसे आप लोगों को पता है कि खेती में बहुत ज्यादा रसायन डाले जा रहे हैं। अब हम लोग जो खाना खाते हैं, जैसे गेहूं की फसल पे अगर यूरिया डाल रहे हैं, और जो गेहूं की फसल तैयार होके पक के घरों तक आती है, तो उसकी एक हीट निकल जाती है। 5-6 महीने के लिए हम गेहूं को स्टोर करते हैं, फिर उसको धोते हैं, फिर आटा बनाते हैं, रोटी पकाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा बहुत लेवल मेटाबोलाइज हो जाता है केमिकल का। या हम उबाल के खाना खाते हैं। लेकिन जानवरों को देखिए, जो घास वो खाते हैं, जो खेती में उगाई गई, जैसे जवार, जैसे मकई, जैसे जई, अगर उनपे हम यूरिया डालते हैं और उसे कच्चा काट के गाय को काट के खिला रहे हैं या भैंस को खिला रहे हैं, तो वो उसके पेट में कितनी गर्मी कर रही है, और उसका जो मतलब शरीर पे जो इफेक्ट आ रहा है वो कितना खतरनाक आ रहा है। पंजाब से तो एक पूरी ट्रेन चलती है जिसे कैंसर ट्रेन कहते हैं। तो जब पंजाब का किसान ये अच्छी तरह जानता है कि अधिक केमिकल रसायन डालने से हमारी खेती में, हमारे इंसानों में, हमारे जानवरों में हर तरह का नुकसान ही है, तो हम ये नहीं कह सकते कि रातों रात आप खेती में रसायन डालना बंद कर दो, लेकिन धीरे धीरे उसकी मात्रा कम की जा सकती है। जब सिचुएशन को इतना वर्स्ट करने में इन्होंने एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, तो उसे खत्म करने का काम भी किसान ही कर सकता है। और हम पूरा प्रयास कर रहे हैं लोगों को नेचुरल फार्मिंग की शिक्षा देने में, उन्हें बताने में कि केमिकल्स कितने ज्यादा खतरनाक हैं। हम आगे कोशिश करेंगे कि किसानों के लिए सेशंस भी लें, उन्हें खतरनाक जो केमिकल्स हैं, जैसे डीएपी हो गया, यूरिया हो गया, इनके बारे में बताएं, और जितना हो सके इन रसायनों का प्रयोग कम करें, ताकि अब हमारे ना बोल पाने वाले जानवर भी इस चीज को झेल नहीं पा रहे हैं। आप देखो, हमारे माहौल से चिड़िया खत्म हो गई हैं, कितनी सारी प्रजातियां खत्म होती जा रही है। उसका कारण ये सीधा खेती में डाला जाने वाला जहर है। इससे हो सकता है कि उत्पादन को एक मात्रा बढ़ जाती है, लेकिन इसका असर सेहत पर क्या हो रहा है ये वाकई में जानलेवा है, लोगों को समझना चाहिए। जी निकिता मैम, आपका क्या कमेंट है इस पे? मैं बिल्कुल सहमत हूँ मैम से, क्योंकि फर्टिलाइजर जो है वो बहुत हद तक मेन रीजन है आजकल बहुत वाइडली जो कैंसर की डिजीज हो रही है सब में, उसके लिए। और साथ में फिर से वही अशिक्षा, क्योंकि हम लोग ये नहीं जानते हैं कि हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना है, जिसकी वजह से गलत चीजें हम लोग अपनी फूड हैबिट में लेते हैं, पैकेज फूड पे जाते हैं। और जब भी हम लोग कोई भी फूड खरीदते हैं उस पर लेबलिंग नहीं पढ़ते हैं। अगर हम लेबलिंग पढ़ना स्टार्ट करें तो हमें ये पता होगा कि उस फूड के अंदर कितनी मिलावट है या कौन सी चीजें जो है उसमें मिलाई जा रही है उसका फ्लेवर इनहेंस करने के लिए। बहुत सी ऐसे एडल्ट्रेटिव्स हैं जो हमारे जो यूएस या अदर कंट्रीज में बैन है, बट गॉड नोज हाउ यहाँ की कंपनीज उस चीज को यूज करती हैं अपना फूड प्रोडक्ट अट्रैक्टिव और टेस्टी बनाने के लिए। आपने ये स्ट्रीट फूड देखे होंगे, उसमें भी काफी सारे ऐसी चीजें यूज होती हैं जो अदर कंट्रीज में बैन है। आप ये 5 रुपए के जो चिप्स आते हैं, जो बच्चों के लिए लोकली जो चिप्स बनते हैं, वो बहुत हार्मफुल होते हैं, और लोग अननोइंगली बच्चों को वो चीजें प्रोवाइड करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है ये सस्ता है और इजीली अवेलेबल है। तो ये जो है जो नॉलेज की कमी है लोगों के बीच, इसको हमें लोगों के बीच में बताना होगा, उनको शिक्षित करना होगा कि क्या चीजें सही है और क्या गलत है। बट ये तो बात हुई लोकली प्रोडक्ट की। कभी कभी अच्छे ब्रांड्स भी बहुत ज्यादा बैंड एडल्ट्रेटिव्स यूज करती हैं। हमें ये नहीं पता होता है कि वो कितनी मात्रा में डालना है। अगर हम मिल्क की बात करें तो मिल्क में भी एडल्ट्रेटिव्स यूज होते हैं, और इसके लिए हमारे
गवर्नमेंट को चाहिए, जो गवर्नमेंट के हाथ में है सिर्फ, कि जगह जगह हम जैसे डाइटिशियंस, रिसर्चर्स को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें जहां पे हम खुल के अपना रिसर्च कर पाए किसी भी फूड पे, और उसको हम लोग फाइल कर सके कि हाँ ये एडल्ट्रेशन यहाँ पे आ रहा है और आप इस चीज को बैन करिए। इन चीजों के लिए हमें सरकार का पूरा सपोर्ट चाहिए, क्योंकि किसी भी किसान की जहां तक बात लेते हैं, लोगों की बात लेते हैं, उनको ये नहीं पता होता है, वो इतने लिटरेट नहीं होते हैं, लेकिन हम लोग लिटरेट हैं, हमें पता है कि क्या कितने लेवल तक एडल्ट्रेशन होना चाहिए, क्या चीजें किसी भी फूड में डालनी चाहिए, वो सिर्फ हम लोग दे सकते हैं, कोई अदर प्लेटफॉर्म के लोग आके ये चीजें नहीं बता सकते। तो कहीं ना कहीं समहाउ डाइटिशियन या हम लोग का जो फील्ड है उसको भी पीछे किया गया है, इसको हमें आगे लेके आना है। गवर्नमेंट इस चीज पे अगर एक नोट दे या फिर हम लोगों को एक प्लेटफॉर्म दे जिसपे हम लोग आगे आने का हमें मौका मिले, तो हम लोग बहुत अच्छा कर सकते हैं और इन सब चीजों को काफी हद तक रोकने में मदद मिलेगी। क्योंकि कहीं ना कहीं रीजन जो है ये यूरिया है या बाकी जो चीजें मिलावट हो रही है ना खाने में, वो काफी हद तक कैंसर है, डायबिटीज है, आपका कोलेस्ट्रॉल है, हार्ट अटैक है, प्रोटीन पाउडर धड़ल्ले से बिक रहे हैं। उनका कुछ तो रूल्स एंड रेगुलेशन होना चाहिए कि क्यों बिक रहे हैं, किसको देना है, किस लिए देना है। तो इसका रूल्स एंड रेगुलेशन सिर्फ और सिर्फ हम और गवर्नमेंट मिलकर सेट कर सकते हैं। મેમ આ બાબતમાં હું શુદ્ધ ગુજરાતીમાં મારી ભાષામાં વાત કરી શકું? યુ નો ગુજરાતી? थोड़ा थोड़ा नहीं मैं मैम चलो तो ठीक है। मैम इसमें हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट में एक कमेटी होनी चाहिए जो तालुका से लेके डिस्ट्रिक्ट में एक उसका नेतृत्व करने वाला अध्यक्ष होना चाहिए। और हर महीने में अगर कुपोषण को नाबूद करना है तो हर डिस्ट्रिक्ट में एक जिला इंचार्ज होना चाहिए और उसके नीचे जितने भी तालुके हैं उसका एक प्रतिनिधि करने वाला होना चाहिए और हर महीने में मॉनिटरिंग करे कि भाई कितना हुआ, कितना कुपोषण है, उसके आंकड़े बताए और उसका रिपोर्ट सेंट्रली, जैसे ऑल ओवर डिस्ट्रिक्ट में नेतृत्व करने वाला एक हो, तो जैसे गुजरात में 34 डिस्ट्रिक्ट है और 248 तालुका से, तो सब में एक प्रतिनिधि होना चाहिए। इसका मॉनिटरिंग करने वाला वो उसका रिपोर्ट डिस्ट्रिक्ट में करे, डिस्ट्रिक्ट वाले सेंट्रल में करे, यानी स्टेट लेवल पे। तो इसका कुछ अपडेट काम हो सकता है। कुपोषण को अगर निकालना ही है तो सबसे पहले एक हर जिले में कमेटी होनी चाहिए, हर तालुके में इसकी कमेटी होनी चाहिए और इसमें जो आगेवान है, प्रतिष्ठित व्यक्ति है, जो डिस्ट्रिक्ट में रहने वाले हो, गुजरात लेवल में रहने वाले हो, उसका नोडल ऑफिसर होना चाहिए, लाइसेंसिंग करने वाला होना चाहिए, उसके ऊपर कोई प्रभारी होना चाहिए। ये सब चैनल में अगर हो तो मैं मानता हूँ ज्यादा से ज्यादा 6 महीने 1 साल में जितना भी कुपोषण है वो सब साफ हो जाएगा। पर इसके लिए सबसे पहले कमिटी बनाना जरूरी है, मस्ट बी नेसेसरी, 1 कमिटी इन द एवरी डिस्ट्रिक्ट। जी रितेश जी, इस पे कार्य किया जाएगा। हाँ मैम, हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर तालुका में बिल्कुल बहुत जल्दी हम इस पे काम करेंगे। और बाकी सरकारी स्तर पे तो मंत्रालय ने काफी अच्छे कलेक्टर सर है, डीडीओ सर है, एसपी सर है। मैम हर जिले में 3 मुख्य अधिकारी रहते हैं। जैसे छोटा जिला है तो कलेक्टर सर होते हैं, एसपी सर होते हैं और डीडीओ सर होते हैं। और उसके बावजूद जो बड़े जिले हैं उसमें कमिश्नर बैठते हैं, मंत्री है। तो आप ये 3 अधिकारी को लेके आप कुछ कमेटी बना सकते हो। ये 3 अधिकारी तो कंपलसरी रहेंगे और इसके दूसरे संगठन है, जैसे फिर संगठन के आदमी आ जाए, यानी नेता भी आ जाएंगे, तो उनको भी इन्वॉल्व करो और ये कमेटी बनाओ, गुजरात भर में बनाओ या पूरे देश भर में बनाओ। हर जगह पे एक कमेटी होना जरूरी है, तब जाके हम लोग बोल सकते हैं कि भाई ये एरिया में बहुत कुपोषित बच्चे मिले तो इनका सॉल्यूशन क्या है। तो अगर पढ़ने वाले हैं तो फिर स्कूल लेवल से काम स्टार्ट होगा, अगर बड़े बुजुर्ग हैं तो फिर सीनियर सिटीजन काम करेगा, वो डिपार्टमेंट काम करेगा। पर ये कुछ चैनल होनी चाहिए मैम,
इसके लिए कमिटी एक्चुअली जरूरी है, और सरकारी कमिटी स्तर पे बिना तो हमारी पॉलिसीज बहुत अच्छे से बनाई गई हैं, निसंदेह उनमें कोई लूप होल नहीं है। सरकारी स्तर पे जैसे आईसीडीएस के थ्रू मिड डे मील प्रोग्राम चल रहा है, हाँ काफी हाँ सारे हाँ हाँ, प्रोफेशन मिड डे ऐसे मील चल रहे हैं और बहुत अच्छा वो कर रहे हैं। लेकिन जो उन पॉलिसीज को ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट करते हैं, जो फूड डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, जो खाने को पकाते हैं, बच्चों में बांटते हैं, वो कहीं ना कहीं उसमें कुछ गड़बड़ कर देते हैं। जैसे खाना शुद्ध नहीं होता, या पैसे बचाने के लिए सस्ता भोजन खरीद लेते हैं, फिर उसको पका के आगे खिलाते हैं। कई बार देखते हैं कि चावल में थोड़ा सा कीड़े मकोड़े मिलते हैं, या बिल्कुल ऐसे कई मामले सामने खाना आए हैं। अच्छा नहीं होता। तो कहीं ना कहीं जमीनी स्तर पे उन पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करने पे लूप होल मिले हैं। बाकी सरकार इस की बारे ओर में से मैं दूसरा भी बता सकता हूँ। आप 101% बराबर हो कि ज्यादा महंगा खाना नहीं खरीद सकते, तो वो सस्ता खाना लेने जाते। वैसे हमारे गुजरात में क्या, वो फूड पायरी बोलते हैं, तो ठेला गाड़ी लगाते हैं, उसमें हाँ जी, जमीन के नीचे बैठ के, जो हमारे गुजरात में बोलते हैं वाटा पाड़ी ने बैठा छे, वाटा बोलते, हाँ जैसे वो डगली करते हैं ना, हाँ ऐसे हाँ डेयरी बना देते हैं छोटी छोटी। वो और वो सड़ा हुआ अनाज रहता है मैम, सड़ा हुआ शाकभाजी रहता है, वो खरीद के वो सस्ता होता है। जैसे आप किलो पे या नंग पे लेते हो तो उसका भाव ज्यादा होता है, और वो जो हम्म, डेयरी करी रहती है वो बहुत कम हम्म, में और सस्ते मिलते हैं। तो आदिवासी लोग क्या है, जिसके पास ज्यादा पैसा नहीं रहता है, वो डेयरिया ले लेते हैं। जैसे 20 रुपए की एक डेयरी है, तो वो 40 रुपए किलो नहीं लेता, वो 20 रुपए की डेयरी right, लेके जाते हैं और वही पका के खा लेता है। तो उसमें भी कुछ चेंजेस आए, या ऐसे बेचना ही बंद करने में आए, जो सड़ा हुआ अनाज है वो फेंकने में ही जाए, तो मैम इसका स्तर बहुत सुधर सकता है। हाँ, उसको हम जैसे पक्षियों के लिए इस्तेमाल करें, जानवरों हाँ, के लिए पक्षियों इस्तेमाल के करें, लेके, तो जानवरों के प्रोविजन हो लिए सकता है। सड़ा हुआ या राइट, बिगड़ा हुआ कुछ साग भाजी भी लेते हैं, तो आड़ इन डायरेक्टली हमारे पेट में ही जाने वाला है। मैं राइट सर। जो रास्ते में ठेला गाड़ी लगा के बैठते हैं, वो लोग सस्ता ही बेचते हैं। और सस्ता कैसा होगा, सस्ता होने का मतलब यही है कि उसकी क्वालिटी बेस्ट नहीं होगी। इस वजह से वो राइट, 40 रुपए की जगह पे 20 रुपए बेचता है या 30 रुपए बेचता है मैम। बिल्कुल। ठीक है। चलिए, आप मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत आप लोगों का आभार। तो आपको बता दें कि हमारे साथ जिस तरीके से मेहमान जुड़े थे और उन्होंने अपनी अपनी बातें रखी कि किस तरीके से कैंसर से बचा जा सकता है, कुपोषण के जो लक्षण है उससे कैसे बचा जा सकता है, और शुद्ध वातावरण में रहना चाहिए और क्या भोजन करना चाहिए, इन सब के बारे में जानकारी थी। आपको बता दें कि कुपोषण के खिलाफ हमारी जंग लगातार जारी है। फिर मिलेंगे ऐसे ही तमाम खबरों के साथ, देखते रहिए वी न्यूज। दीजिए इजाजत, नमस्कार।